ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, इसमें एंगल PST निकालना है आपने। तो पहले हम जरा ये वाला एंगल निकालते हैं, PSR निकालते हैं, जिसका नाम मैं रख लेता हूं थीटा डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज में से माइनस करेंगे जो रिमेनिंग 3 एंगल्स हैं उनका सम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, और अगर ट्राइंगल होती तो उसमें 3 एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, किसके बराबर, 180 के। तो अगर 4 एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, तो 360 के बराबर होगा उन चारों का सम। 3 गिवन है, 1 अननोन है, तो यह हो जाएगा 73 प्लस 129 प्लस 75। थीटा निकालो, कितना आएगा, कितना, 83 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 83 डिग्री है, दिस एंगल इज 83, द अदर एंगल PST इज इक्वल टू 180 में से 83 माइनस कर लें, आंसर आ जाएगा 97। सो दिस एंगल इज 97 डिग्रीज। 1 मार्क इसका मिलेगा आपको और 1 मार्क आपको इसका मिलेगा। नेक्स्ट ड्राइंग के अंदर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। There are 2 in fact right angle triangles. एक है A, B, C और D. This angle is given, it is 53. Line AD is 5. Line DC is 14. Calculate the dimension BC. ये वाली डायमेंशन आपने निकालनी है, इसका नाम हम रख लेते हैं कितना, X। BC निकालने के लिए ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, ये वाली ट्राइंगल BCD इस्तेमाल करेंगे। ट्राइंगल BCD के अंदर सबसे पहले आप ये वाली डायमेंशन निकालें, BD। BD निकालने के लिए इस एंगल का सहारा लें और ये वाली डायमेंशन निकाल लें, इसका नाम क्या रख लें, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए एंगल गिवन है, बेस गिवन है ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल ABD में tan थीटा लगाएं, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आ जाएगी यहां पर। अब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में tan 53 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BD डिवाइडेड बाय 5। 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा BD। यहां से BD आ जाएगा 6.64। कैलकुलेटर को ऑन मोड पे नहीं लेके जाना। अब परपेंडिकुलर भी आ गया, दूसरी वाली ट्राइंगल में आपके पास बेस भी गिवन है। अब करेंगे इसको, नाउ इन ट्राइंगल BDC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हलवा नंबर होते हैं ना, ये वो वाले नंबर है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है ये। तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो आपने पहले निकाला BD था ना, उसका स्क्वायर आ जाएगा, आंसर का स्क्वायर प्लस बेस कितनी गिवन है 14, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब BC निकालेंगे तो दोनों साइड्स पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, जो आंसर आएगा उस आंसर का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 151.976। कैलकुलेटर से निकालें कितनी आ रही है, मुझे दिखाएं जरा। ये इतनी आती है जी BC के साथ जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 15.49 समथिंग। ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी किसकी, BC की। ठीक है जी, ये 151 आता है या कुछ और आता है, कुछ और वैल्यू है ना, ये 2026 ये आ जाएगी, 240.026। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15.49, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आ गया आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स आपके यहां तक है और 2 मार्क्स आपके यहां तक है। अब इसमें BD निकालने का 1 नंबर और ये जो रेशियो लगाने का 1 नंबर, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर आंसर का और 1 नंबर पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट करने का। ये हलवा नंबर है, 4 नंबर का सवाल बनता नहीं है, दो नंबर का होना चाहिए था, बट 4 नंबर का सवाल है ये। नाउ देयर इज अनदर डायग्राम। This is 12 kilometers. This is 9. This one is 14. This angle is 123. This angle is 32. This angle is 25. बात ही नहीं करो। ABCD कहता है कैलकुलेट द एंगल ACD। एंगल ACD निकालना है। दिस एंगल जिसको मैंने शेड कर दिया, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ACD। एंगल ACD कौन सा, A से C पे जाएंगे और C से D पे जाएंगे, तो जिसको शेड किया ये वाला एंगल बनता है, उसका कौन सा, ACD बनता है। ठीक है ये बात के नहीं, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास 9 स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एंगल है ना थीटा, ये निकालना है। थीटा के ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट टू साइड्स, 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 14 इंटू कोसाइन ऑफ C डिग्री या थीटा डिग्री। थीटा इनफैक्ट किसके बराबर है, ACD के बराबर है। थीटा ACD के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे मैंने थीटा की वैल्यू इस्तेमाल कर ली है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये 81, 12 का स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर भी उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा माइनस 2 इंटू 12 इंटू 14 यानी 24 इंटू 14 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिग्रीज। ये चीज कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। आपने 5 दफा करना, आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका सोल्यूशन लिखते रहें साथ साथ। जिसने इसने नहीं टेस्ट दिया हुआ ना, वो 5-5 दफा करेगा इसको, तो इसलिए आप इस तरह से आप आजाद नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, 81 माइनस ऑल दिस, हाँ जी 81 माइनस 144 माइनस 196 डिवाइडेड बाय माइनस 24 इंटू 14 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। इसका आंसर कितना आता है इस पूरी फ्रैक्शन का, 0.77, और यहां से आ जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन उधर जाकर कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.77 इज इक्वल टू थीटा डिग्रीज। तो थीटा यहां से आ जाएगा 39.57 डिग्री। यह आ गया आपके पास एंगल ACD, यह आ गया एंगल ACD।
इसके बाद हमने शो दैट BC इज 7.05 किलोमीटर। शो दैट BC इज 7.05 किलोमीटर। अब डायमेंशन BC जो सी है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये वाला भी एंगल है। ये जो डायमेंशन है ये है 14 किलोमीटर। तो आप इसमें डायरेक्टली कौन सा वाला रूल लगाएं? एंगल के सामने वाली साइड, और इसी तरह से 123 डिग्रीज है एंगल के सामने वाली साइड, कोसाइन रूल लगाएंगे, डायरेक्टली आंसर निकलेगा। तो BC वाली डायमेंशन डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला साइन 25 इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला साइन। डायमेंशन BC कौन सी वाली है? देखे ना, BC ये वाली है ना, BC, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है? 25। तो आपने क्या कर दिया, BC डायमेंशन लिख के उसके सामने वाली साइड का साइन थीटा ले लिया। सिमिलरली दूसरी तरफ भी आपने यही किया, 14 लिख के डिवाइडेड बाय साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल। अब यहां से क्या होगा, BC इज इक्वल टू साइन 25 पूरे का पूरा उठ के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर निकालें, क्या आता है? साइन 25 का आंसर मल्टीप्लाई बाय 14 करें। पहले साइन 25 निकालें, साइन 25 निकालें। जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करें 14 के साथ। आंसर निकाल दिया। जब आंसर आया उसको डिवाइड करें साइन 123 के साथ। BC नेचुरली क्या आ जाएगा? 7.05। यहां से करने के बाद आप क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन BD। अब B से लेके D तक की स्ट्रेट लाइन कौन सी वाली है? ये वाली लाइन है, यस और नो? BC आपके पास आ गई है ना। अब कितनी है BC? 7.05 किलोमीटर। और DC आपके पास पहले ही कितनी है? 12 किलोमीटर। यस और नो? ये वाला एंगल आपके पास कितना था? हैं? ये वाला एंगल कितना था? कितना था बच्चों? 32। इसके ऊपर जो ब्लैक वाला है वो भी निकाला है कि नहीं निकाला हमने? ब्लैक वाला एंगल कितना निकाला है पहले, थोड़ी देर पहले? 39.57। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये आपके पास आ गया 39.57। तो ये जो ट्राइंगल बन रही है स्ट्रेट लाइन BD निकालने के लिए, ये ट्राइंगल ऐसी नहीं बन रही है आपके पास। ये डायमेंशन आपके पास B, C और D। दिस वन इज 12 किलोमीटर्स, BC इज 7.05 किलोमीटर्स। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है सारे का सारा ऑल टुगेदर, ये जो एंगल है सारे का सारा ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 32 प्लस 39.05 डिग्री। यस और नो? डायमेंशन निकालनी है आपने BD। रूल कौन सा लगेगा जब एंगल और उसके साथ वाली दोनों डायमेंशंस गिवन हो? कोसाइन रूल। एंगल कितना बना इसका? 71.57 डिग्री। 71.57 डिग्री। यहां तक किसी को मसला है? दोनों एंगल्स का क्या कर लिया आपने? सम ले लिया। अब इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा? जब एंगल और उसके करीब वाली दो साइड्स गिवन हो तो कोसाइन रूल लगेगा। एंगल और करीब वाली दो साइड्स तो कोसाइन रूल।
हम ये x निकालेंगे तो x किसके बराबर होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 7.05 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 7.05 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ, इस पूरी राइट साइड को आप सब सॉल्व करेंगे, पूरी राइट साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, राइट साइड का आंसर क्या है इस पूरे स्क्वायर के साथ, किसका ठीक है, ये क्या आंसर है इसका राइट साइड का, 140.21। तो अब दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आएगा 11 पॉइंट समथिंग, 11.841 या 85 व्हाटएवर, ये इसका किलोमीटर्स में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सारों को, लिख लें अपने पास ये सारी बात। ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स में एक और प्रॉब्लम है, this is the problem, this side is O, it is A, it is B, this whole angle is 210 degrees, this dimension is 8, और ये आ गया ACB, तवज्जो रखें जी, this is also 8 centimeters. Show that the angle OAB is equals to 15 degrees. ये हमने प्रूव करना है, this is what we have to prove. OAB कौन सा वाला एंगल है, OAB, that is this one, ये जो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल बन रहा है, ये इस एंगल की बात की जा रही है, नजर आ रहा है कि नहीं, कहता प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। पहले इसको तो बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, अगर हम इस ट्रायंगल को इवैल्यूएट कर लें कि ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल कौन सी है, क्योंकि O से लेके A तक की डायमेंशन और O से लेके B तक की डायमेंशन रेडियस कहलाती है, वो क्या है, सेम है। तो ट्रायंगल कौन सी हुई, ट्रायंगल कौन सी हुई, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बेस एंगल्स कहलाते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या हमारे, सेम, क्या हो जाएंगे ये एंगल्स, सेम। अब ये ऊपर वाला एंगल अगर 210 है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, देखें 360 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल आएगा ना, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट क्या है, रोटेशन है एक, ये पूरी क्या है, एक रोटेशन। ऊपर वाला अगर 210 है तो रोटेशन में से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर आपका 360 डिग्री, जिसको मैं ब्लैक कलर से क्या कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, ये आ जाएगा 360 माइनस 210 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल्स आपके पास एक तरह से गिवन है, यानी कि एक एंगल 150 है, दूसरा एंगल आपके पास अननोन है x, तीसरा भी वो सेम ही है, वो है x। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के असूलों के मुताबिक x प्लस 150 डिग्रीज, x प्लस 150 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। 150 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और इधर रह जाएगा 2x। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 30 डिग्रीज। तो डिवाइड किससे कर लेंगे इसको हम, 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका कितना
15 डिग्रीज, तो इट विल बी द आंसर। हेंस क्या लिखेंगे आप? हेंस प्रूव्ड, बिकॉज आपने एक्स किसको माना था? एंगल ओ ए बी को आपने एक्स माना था, तो 15 डिग्री के इक्वल आ गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, अगला पार्ट है इसका, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी। ए बी की स्ट्रेट लाइन आपने निकालनी है। दिस एंगल इज गिवन, ये एंगल कितना गिवन है जी? दिस एंगल इज 72 डिग्रीज, 72 डिग्रीज। मार्क्स हैं इसके कितने? इसके मार्क्स कितने हैं? 4 मार्क्स हैं। अच्छा, ये निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले हमें ए बी चाहिए होगा, और निकालना क्या था हमने? लेंथ ऑफ ए बी। अच्छा, 4 मार्क्स लेंथ ऑफ ए बी के तो नहीं होने चाहिए, तो 2 नंबर का सवाल है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, 90 प्लस है, वहां बात एक ही है। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं ये तो ए बी तो बहुत ही आसान है, ए बी तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल कौन सी वाली गिवन है भला? इस तरह की एक ट्राइंगल दे दी भी उसने, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 150 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और आपने निकालना क्या है? x। इससे तो आसान सवाल नहीं हो सकता ना फिर कोई, आपने तो सिर्फ वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू कोसाइन ऑफ 150 डिग्रीज, इंटू कोसाइन ऑफ 150 डिग्रीज। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x इज इक्वल टू, तवज्जो रखें, राइट साइड पूरे का जब आंसर आपके पास आएगा तो कितना आएगा? ये 238.85, तो x का आंसर आ जाएगा 15.45। ये आंसर आ जाएगा इसका 15.45। साइन रूल भी लग सकता है अगर आपके पास 30 डिग्रीज गिवन है तो, और 15 डिग्री सॉरी गिवन है, क्योंकि ये एंगल आपके पास अगर गिवन है, चूंकि गिवन है ये एंगल विच इज इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। ये एंगल भी आपके पास गिवन है जो कि कितना है जी बच्चों? जो कि कितना है? 15 डिग्री। तो अब अगर आप 15 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप साइन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होगा? असूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें होगा x ओवर साइन 150 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोई भी एक डायमेंशन ले लें और उसका सामने वाला एंगल डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री कर लें, तो इसका आंसर निकालें। साइन 150 निकालो, कितना आंसर आता है? निकालो साइन 150 पहले निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय 8 बाद में करो उसको। साइन 150 का करो मल्टीप्लाई बाय 8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय डायरेक्ट साइन 15, 15.45। you'll get the same answer। 2 नंबर का सवाल था, बट आई गेव 4 मार्क्स फॉर दिस। कैलकुलेट द एंगल ABC। अब आपके पास ये वाली डायमेंशन आ गई है 15.45। कैलकुलेट द एंगल ABC। इस एंगल को निकालना है जिसको मैं ब्लैक शेड दे रहा हूं, इसका नाम क्या रख लेते हैं हम? थीटा। क्या नाम रख लेते हैं?
थीटा, थीटा के सामने वाली साइड गिवन है, इधर देखें थीटा के सामने वाली साइड गिवन है, यस। अगेन कौन सा रूल लगेगा, साइन रूल, इंतहाई आसानी से, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू साइन 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 15.45। 8 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 15.45 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिग्रीज। साइन ऑफ थीटा डिग्रीज बच्चों, इस पूरे को पहले निकालें, 8 को मल्टीप्लाई कराएं साइन 72 से, डिवाइडेड बाय 15.45 कराएं, 0.49, 8 इनको करके देखें जरा, फिर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.49, 29.5 डिग्री, 29.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, this is O, A, B, C, D and E, ठीक है जी। this angle is V degree, this angle is U degree, this angle is 80 degrees। U and V निकालना है आपने, क्या निकालना है, U and V निकालना है। समझिएगा जरा, सबसे पहले देखें जरा, U और V आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, U और V आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। U इज द एंगल मेड बाय द आर्क DB ऑन द सर्कमफेरेंस, V इज द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट कहां पर, सेंटर पे। तो सेंटर वाला डबल होता है और सर्कमफेरेंस वाला हाफ, यानी कि V इज इक्वल्स टू डबल मल्टीप्लाई बाय U का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब दिया हुआ उसने सिर्फ 80 डिग्रीज है, दिया हुआ कितना है उसने 80 डिग्रीज है। अगर ये 80 है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्रीज, यस और नो। अब ये जो 100 डिग्री है ये है 100 डिग्री, दो तरह से निकाल सकते हैं, 100 डिग्री दो तरह से निकाल सकते हैं बच्चे। इतना तवज्जो अगर आप इस पे देंगे तो यकीन माने समझ आ जाएगी। नेल्स इधर ही है, नेल्स कहीं नहीं जा रहे, आपकी कंसंट्रेशन यहां पे होनी चाहिए। 100 डिग्रीज के हिसाब से अगर आप देखें, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये कैसी क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की निशानी ये होती है कि उसके सारे वर्टिसेस क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस को टच करते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब ये 100 है, ये U है, तो ये क्या हो जाएगा, U प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। रीजन क्या है इसकी, जस्ट क्या लिखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। U किसके बराबर आ जाएगा, बताएं मुझे, 80 डिग्री के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। U 80 हो गया तो V किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 80, तो यह आ जाएगा कितना, V तो नेचुरली कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ ये कि नहीं, ये वाला।
और यही आर्क एक एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे जो कि कितना है 100, कितना है 100 और ये रेड वाला कितना हो जाएगा 200। अलीशा भी ये कह रही है अगर ये 200 हुआ तो ये नेचुरली v कितना होगा 160 हो जाए, क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं, तो 360 डिग्रीज में से 200 निकालेंगे पीछे कितना रह जाएगा 160। और फिर आप ब्लू वाले आर्क देखें, ब्लू वाली आर्क ने अगर 160 सेंटर पे बनाया हुआ है तो सर्कमफेरेंस के ऊपर वो 80 होगा। ये अदर कॉन्सेप्ट है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, एक वो आर्क्स वाला। वो आर्क्स वाली बात में ये याद रखें अगर ये वाली आर्क है ना, आर्क ए बी, ये वाली आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रही है, सेंटर पर एक एंगल बना रही है यहां पर x डिग्रीज, तो अब यही आर्क अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगी तो इस आर्क में नहीं आना चाहिए, वो इस आर्क में एंगल नहीं आना चाहिए। यानी कि ये आर्क अगर सरकमफेरेंस में एंगल बना रही है तो ऐसे भी तो एक एंगल बना रही है ना, ये वाला एंगल भी तो सरकमफेरेंस पर ही बन रहा है, लेकिन हम इस आर्क का कोई भी एंगल कंसीडर नहीं करते। हम जो आर्क रह जाती है ना उसके ऊपर एंगल्स निकालते हैं। जो रिलेशन डेवलप होता है कि सेंटर वाला डबल होगा और सरकमफेरेंस वाला हाफ होगा, वो कोई भी एंगल इस आर्क ने अगर यहां पर बनाया हुआ है, यहां पर कोई बना दिया है, तो ये वाला होगा आपका, ये वाला होगा x/2, ये वाला भी होगा आपका x/2। बताने का मकसद क्या है, ये जो एंगल बन रहा है वो इस आर्क की मदद से बन रहा है, इस आर्क की मदद से एंगल बन रहा है। कहां पर भला, इधर और इधर। तो जो सरकमफेरेंस वाला बनेगा वो इस आर्क में नहीं बनेगा, जो रिमेनिंग रह जाएगी ना उधर सरकमफेरेंस वाला बनेगा। इसी तरह से मैं अगर इसको भी कंसीडर करूं तो ये जो रेड वाली आर्क है ये एक एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर, रेड वाली ही आर्क एंगल बनाएगी सरकमफेरेंस पे, तो इधर नहीं, रेड वाली आर्क में नहीं बननी चाहिए। तो जो रिमेनिंग रह गई वो कौन सी वाली जगह है सर्कल की, ये वाला पैच, यस और नो, सर्कल का ये वाली जगह रह गई है सिर्फ। यहां पे जहां पे भी एंगल बनाएगी वो हाफ ऑफ दिस रेड एंगल बनेगा। क्लियर है ये बात की नहीं? जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, यानी जिस आर्क का तस्वर आप ले रहे होते हैं सेंटर पर एंगल बनाने के लिए, तो सरकमफेरेंस वाला उस आर्क के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है ना वहां पे बनना चाहिए। जैसे रेड वाला भी आपने लिया, यू टुक दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, look at the whiteboard, you took this part of the circle to make an angle at the center. To make an angle on the circumference you will not take this red part, you will take the remaining part. So the remaining part में यही वाली आर्क जो DB है, is it making an angle 100, तो अगर वो 100 बना रही है तो सेंटर पर 200 बनेगा उसका, तो रेड वाला 200, तो जो रिमेनिंग रह गया वो 360, 360 में से 200 को माइनस करेंगे तो आपके पास 160 रह जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सही है, यहां तक समझ आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, देयर इज अ टेंजेंट, यह आपका है सेंटर, यहां से एक एंगल बन रहा है इस तरफ, एक एंगल बन रहा है इस तरफ, एक एंगल बन रहा है आपका इस तरफ। अच्छा, ये वैसे ही 90 ही होगा, बिकॉज यू नो डायमीटर के साथ सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बने तो कितना बनता है 90, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो ये 180 है तो सरकमफेरेंस पे 90 बनेगा, 180 है तो ये भी सरकमफेरेंस पे कितना बनेगा 90। ये हमारी प्रॉपर्टीज। ये कितना एंगल आ गया आपके पास 27 डिग्रीज, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास, गिवन है 63 डिग्रीज। कहता है एंगल QPS
क्यू पी एस, क्यू पी एस आर टी एंड वी। एंगल क्यू पी एस कितना होगा, कितना होगा जी 90। रीजन क्या है, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस, ये भी कह सकते हैं एंगल मेड बाय द सेमी सर्कल ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, रीजन क्या होगी, एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस। यस और नो, सबको समझ आ गई। नेक्स्ट है जी एंगल एस क्यू पी, एस क्यू पी, एस क्यू पी, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालना है, ये कितना निकलेगा। इसको पहले तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिंस दिस डायग्राम ओ क्यू इज रेडियस, ओ क्यू क्या है रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज क्या टेंजेंट टू 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यस और नो, इफ दिस एंगल इज हाउ मच 60, तो दिस रिमेनिंग एंगल विल नेचुरली बी हाउ मच 90 माइनस 63 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 63 डिग्रीज विच विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 27 डिग्री। तो इसका एंगल कितना आ जाएगा 27 डिग्री। अब बोलेंगे जी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज perpendicular to the tangent। यहां तक क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आए। यस, नीचे वाला भी 27 है, क्योंकि सॉरी कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री के बराबर है ये। ठीक है, और इसके अलावा ये 27 है, तो ये वाला एंगल कितना है 63 है, बिकॉज ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स की प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ये वाला एंगल 63 है, इसके साथ वाला 63 नहीं होगा, जो Z बना रहा है वो भी नहीं होगा, जो रह जाएगा वो कितना होगा 63 होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब ये 90 है, ये भी कितना बन गया आपके पास ओवरऑल अलीशा 90 बन गया, ये भी क्या बन गया आपके पास 90 पहले से ही है, ये भी नेचुरली कितना होगा जो रह गया वो भी 90 ही होगा। तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है इसके अंदर। ठीक है, ऑल्दो नॉट ड्रॉन टू द स्केल बट एज अ प्रूफ वाइज रेक्टेंगल है ये। Let's look at the question. F of x is equals to 2x square minus 1. कहता है the graph of, तवज्जो रखें, y is equals to f of x, y is equals to f of x is drawn on the grid. x की वैल्यूज क्या है इसमें, लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन -2। ये लिखने का मकसद ये है कि f of x is taken on which axis, y axis। लिखने का मकसद है f of x is taken on y axis। ठीक है ये बात कि नहीं,
एफ ऑफ एक्स इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी। यूज द ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राफ इज ऑलरेडी व्हाट गिवन। ग्राफ पहले से क्या है, गिवन है बच्चों, और ये एक सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है जी। एंड इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट दैट इज -1। यूज द ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। यू नो दैट कि ये क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट दिस इज y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि y पूरा यहां पर किस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, एफ ऑफ एक्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जो कि सवाल में गिवन भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ये कोई पहली दफा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात बड़ी फैक्ट है, ये फंक्शन में भी पढ़ाई गई थी बात कि फंक्शन की दुनिया में एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, ग्राफ की दुनिया में एफ ऑफ एक्स वाई बन जाता है, ग्राफ की दुनिया में एफ ऑफ एक्स वाई बन जाता है। इसीलिए इनवर्स निकालते हुए हम क्या कहते थे, लेट करते थे। क्या करते थे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते थे हम। समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5। तो इसको अगर देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 5 की एक लाइन लगाएंगे, 5 की एक लाइन लगाएंगे, जहां जहां पर वो कट करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर्स हो जाएंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट है लगभग 1.7 के आसपास, ये वाला पॉइंट है -1.7 के आसपास। ठीक है जी। जो दो पॉइंट्स हैं, ये एक है 1.7 के आसपास और दूसरा है -1.7 के आसपास। दो नंबर से सिर्फ लाइन ड्रॉ करके आंसर्स बताने के। दूसरा सवाल है इसका आंसर आ गया एक आपका x इज इक्वल टू 1.7 और एक -1.7, इनके आसपास है वैल्यूज इनकी। बी का पहला पार्ट है ड्रॉ द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट -1.5 एंड 3.5, -1.5 एंड 3.5। अब -1.5 और 3.5 की जो वैल्यू है वो यहां पर कहीं पे बन रही है, यहां पे कहीं पे बन रही है। अब यहां पर फुट रूलर की मदद से एक टेंजेंट बनाए, टेंजेंट ऐसा बनाए कि जितना नीचे ग्राफ के साथ टच कर रहे उतना ही ऊपर भी टच करे। कुछ इस किस्म का टेंजेंट बना ले फुट रूलर के साथ। ऑब्वियसली ग्राफ आपका गिवन है, मैं तो व्हाइट बोर्ड में वैसे ही बना रहा हूं। इस टेंजेंट के कोई से दो पॉइंट्स आप जो उनसे लें और उनका y2 - y1 ओवर x2 - x1 निकाल लें। यानी कि सिर्फ ये वाला पॉइंट आपने नहीं लेना, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, बाकी कोई से भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं, ये नहीं लेना बस। अच्छी बात पता है क्या होती है, आपने ये वाला पॉइंट कहां पे ड्रॉ किया था बताएं मुझे, -1.5 पर किया था ना। जितना इसके लेफ्ट पर जाओगे उतना ही हॉरिजॉन्टली राइट पर भी आ जाओ। यानी यहां पर अगर आप -2 पर कोई पॉइंट ढूंढते हैं, x की वैल्यू -2 है, तो इस तरफ आप आएंगे तो -1 पर ढूंढे। अकल काम कर रही है कि नहीं कर रही? मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, बेहतर ये होता है कि जितना, वैसे तो अदरवाइज जैसे मर्जी पॉइंट्स ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कमाल किसका है, पॉइंट्स का या ड्राइंग का? ड्राइंग का। अब ये ग्राफ तो उसने बना के दिया हुआ है ना, अगर आप बनाते तो एरर मार्जिन ज्यादा एक्सेप्टेबल होता। अब तो चूंकि गिवन है ग्राफ, तो अब एरर मार्जिन एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपने फुट रूलर को ऐसे सेट करना है कि लाइन अगर कर्व के साथ टच भी करती है और करेगी टच, तो जितना उस पॉइंट से ऊपर टच कर रही है उतना ही नीचे भी करनी चाहिए। ठीक है, कोई से दो पॉइंट्स ले लें, एक ये वाला पॉइंट ले लें, एक ये वाला पॉइंट ले लें, और इसका आंसर निकालें y2 - y1 ओवर x2। सबसे पहले तो आपने वो टेंजेंट ड्रॉ करना था, फिर कहता है ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट अगला पार्ट है, ये अगला पार्ट है उसका, x2 - x1। तो
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -6 के आसपास, -6.4 एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ। इसी का जो सी पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x। टेबल मुकम्मल करना है जी इसका। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2 पावर 0 हो जाएगा। इसका पूरा टेबल गिवन है ना, द होल टेबल इज गिवन, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू, g ऑफ x इस वक्त y की हैसियत से होगा। -2, -1, 0, 1 एंड 2। 2 के लिए 4, 1 के लिए 2, 0 के लिए नहीं गिवन, इसके लिए 0.5, इसके लिए 0.25। 0 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। On the grid opposite, draw the graph of y is equal to g of x। इसी के ऊपर y is equal to g of x का ग्राफ पुट करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और पांचवा। आप इसको जब प्लॉट करेंगे, ये कुछ इस किस्म का ग्राफ आएगा। ये कुछ ब्लू वाला ग्राफ जैसा है, ये इस तरह का एक ग्राफ आएगा। ठीक होगी बात कि नहीं? सिर्फ आपने करना तो कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ प्लॉट पॉइंट्स लेने हैं, डॉट्स लगाने, उन डॉट्स को आपस में कर्व की मदद से कनेक्ट कर देना है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनती, बाकी सारी कर्व बनती है। स्ट्रेट लाइन के लिए फुट रूलर का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके लिए कर्व का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो रखें सारे, यहां तक बात समझ आई? हमने इन पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर दिया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब अगली बात क्या है? यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी वाली है भला? कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। आपको मालूम है ये बहुत ही आसान तरीका है इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का। ये आपसे ना कुछ बात कर रही है ये इक्वेशन, इट इज टॉकिंग टू यू। इसका मतलब क्या है? सॉल्व दिस इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ग्राफ से वहां पे x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू डिफरेंट है। माइनस जो पैराबोला है ना, लुक एट द ग्राफ। पैराबोला में x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू क्या है? जरा आपको तो नजर ही नहीं आ रहा होगा। क्या वैल्यू है जी? x की वैल्यू -1 पर y की क्या वैल्यू है पैराबोला में? शाबाश जरा, वेरी गुड, सही जा रही हैं आप। हाजरा क्या वैल्यू है? 1 वैल्यू चल रही है। पैराबोला में जब x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू 1 चल रही है। यहां पर x की वैल्यू -1 पर y 0.5। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे ने -1 लिख दिया हो ना x की वैल्यू, गलत होगी वो, क्योंकि वो कभी पॉइंट्स मीट ही नहीं कर रहे। 1 की वैल्यू कुछ और आ रही है पैराबोला में, यहां पे 1 की वैल्यू कुछ और आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनइक्वालिटी। यहां से ही निकलेगी, इन्हीं आंसर से निकलेगी, इसी आंसर से निकलेगी। इधर देखें, ई पार्ट, व्हेन f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x। f ऑफ x कौन है? पैराबोला है या इंक्रीजिंग ग्राफ है? पैराबोला है। पैराबोला कहां पर कम होता है? ये तमाम वैल्यूज क्या है पैराबोला की? स्मॉलर है, और ये जो ये है ये क्या है? लार्जर है। तो ये कौन सी वैल्यूज हैं फॉर विच पैराबोला इज स्मॉलर एंड दिस इंक्रीजिंग ग्राफ इज हायर? ऑल दीज वैल्यूज सिमिलरली, ये वाली और ये वाली, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज हैं सिंपल। तो आप इसके लिए लिखेंगे x इज लेस देन 1.3 एंड x इज ग्रेटर देन -0.9। इन तमाम वैल्यूज के लिए 1.3 से छोटी वैल्यूज, ये 1.3 आ रहा है यहां पर, और यहां पर 0.9 आ रहा है। इन वैल्यूज के लिए आपका जो पैराबोला है इट इज स्मॉलर व्हाइल द g ऑफ x का ग्राफ इज ग्रेटर। तो वैल्यूज की रेंज क्या बनती है? लेस देन 1.3 एंड ग्रेटर देन -0.9। क्योंकि वहां पर भी उसने लेस देन का वर्ड इस्तेमाल किया है, मैं भी यहां पे लेस देन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप सबको समझ आ गई है।